हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सुपर टेट का सिलेबस डिस्कस कराया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको सुपर टेट के साइंस और जीएस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। उसी संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए सुपर टेट यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसमें हम लोग विज्ञान और सूचना तकनीकी दो चीज़ को इसमें कवर करेंगे। विज्ञान और सूचना तकनीकी इसको मैं खुद पढ़ाऊँगी और ईवीएस दो चीज़ मैं पढ़ाऊँगी। जीएस जीके यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये वाला जो सेक्शन है वो आपको अभिषेक सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ये सूचना विज्ञान और सूचना वाला, ठीक है। इसमें आप सभी को पता होगा विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसी चैनल पे हमने सुपर टेट का सिलेबस अपडेट किया हुआ है और उसमें सारी चीज़ें बताया हुआ है कि अपनी पढ़ाई को कैसे करना है, किस तरह टाइम टेबल बनाना है, हर एक मैनेजमेंट को मैंने बताया हुआ है। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको किस किस टॉपिक से देखने को मिलेगा। जैसा कि सिलेबस टाइम में ही मैंने आपको बता दिया था, जो लोग 1 to 5 पेपर देने जा रहे हैं उनको हाई स्कूल लेवल तक का कवर करना है और जो लोग 6 to 8 या फिर टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं उनको 12th लेवल तक का कवर करना है, ठीक है। तो टॉपिक आपके क्या रहेंगे, चैप्टर क्या रहेंगे। विज्ञान में चैप्टर आपके सामने दिए हुए हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, कार्य, समर्थन एवं ऊर्जा, ध्वनि, दूरी और मापन, प्रकाश, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, जीवों की दुनिया, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये इतना टॉपिक है आपका साइंस का दिया हुआ है। इसको हम लोग डे बाय डे अच्छे से थ्योरी क्लास और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन दोनों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। सूचना तकनीकी में हमें क्या पढ़ना है, तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जिसे आप OER कहते हैं, एवं शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, साथ ही साथ डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। ये इतना टॉपिक हमें सूचना तकनीकी में यानी ICT में कवर करना है। आज से हमारी जो साइंस की क्लास है वो स्टार्ट हो रही है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। ये आपके सामने सुपर टेट का जो है सिलेबस दिया हुआ है। इसमें 12 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर विज्ञान के आप तीनों पार्ट को अलग करके देखेंगे यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तब आपको टोटल 14 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 14 नहीं तो आपको 12 सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट के टॉपिक और टॉपिक के अंदर की सब टॉपिक, हर एक चीज़ मैंने पॉइंट वाइज उस क्लास में कवर किया हुआ है। आप उसको देख लीजिएगा। और अगर केवल टॉपिक देखना है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये टॉपिक दिख रहा है, ये चीज़ें सारे सब्जेक्ट के, और इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे इसी क्लास में, इसी वीडियो में आपको थ्योरी भी मिलेगी। बस आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमारे 2018 सुपर टेट के पेपर में आए हुए थे, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के नहीं, केवल साइंस के। अगर आपको सारे सब्जेक्ट के चाहिए तो इसी चैनल पे सुपर टेट 2018 पेपर एनालिसिस करके एक वीडियो पड़ा होगा, आप वहाँ देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम साइंस के सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। साइंस में जो आपका क्वेश्चन आया था, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अभिक्रिया दी हुई है, दिया गया है कि ये जो अभिक्रिया है ये क्या है। अभिक्रिया क्या है, CH2 CH3 CH2 Br प्लस NaOH। ये बना इससे क्या, CH3 CH2 OH NaBr। पूछा जा रहा है ये क्या है, तो ये वाली प्रक्रिया यहाँ पे आप देखिए यही चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिस्थापन विस्थापन क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु में उपस्थित कोई प्रतिस्थायी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा NaOH जो है ये Br NaOH यहाँ पे अलग हो गया, OH अलग हो गया और NaBr बना लिया, ठीक है। तो इसको प्रतिस्थापित या विस्थापित प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका साइंस से देखने को मिला था वो ये था, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 व 3/2 हैं।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष दिया हुआ है और जल के सापेक्ष पूछा है, तो इसको निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? NWG इक्वल टू NG बटे NW, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप फार्मूले पे रख देंगे। क्या दिया है? 3/2 कांच का अपवर्तनांक दिया है और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/2 और 4/3, इसको इधर ले आइए। 3/2 जब इसको आप पलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 9/8। कितना निकल के आएगा? 9/8। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.125। तो 1.125 को आप 1.13 लिख सकते हैं। इसके बाद कितनी भी संख्या एक डिजिट बढ़ा दीजिएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं आलिंद तक ले जाती है? जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को ले जाने का कार्य करते हैं, लेकिन एक ब्लड वेसल्स ऐसा है जो प्योर ब्लड ले जाता है। कौन सा है? तो वो पल्मोनरी वेन है। ब्लड वेसल्स नहीं, वेन की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी मुझसे ब्लड वेसल्स निकल गया। ब्लड वेसल्स में पल्मोनरी और वेन और आर्टरी दोनों आते हैं। जितनी भी आर्टरी होती हैं वो प्योर ब्लड ले जाते हैं, और जितनी भी वेन होती हैं यानी सिराएँ होती हैं वो इम्प्योर ब्लड ले जाते हैं, एक्सेप्ट फुसफुस सिरा और फुसफुस धमनी को छोड़ के। फुसफुस सिरा क्या करती है? अपने प्योर ब्लड को ले जाती है, और फुसफुस धमनी क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़े से ऑक्सीजनित रुधिर यानी प्योर ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन हो, उसको ले जा रही है? तो फुसफुस सिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुसफुस सिरा हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन जो साइंस में पूछा गया था, क्या था? यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन था, एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अगर कोई जीव है, उसकी संरचना, उसका कार्य, उसका व्यवहार वातावरण के अनुसार अपने आप को जीव एडॉप्ट कर लेता है, तो वही एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, एक ऊँट होता है जो ठंडे रेगिस्तान में रहता है, एक ऊँट होता है जो गर्म रेगिस्तान में रहता है। जो ठंडे रेगिस्तान में रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मोबाइल में, टीवी में, बुक में कहीं भी देखा होगा कि जो ठंडा रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है उसके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के अनुसार अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने शरीर पे बाल ले लेता है, जिससे उसका शरीर गर्म रहता है। वहीं जो रेगिस्तान में ऊँट होता है उसके शरीर पे बाल नहीं पाई जाती, उसकी जो पैर होता है, उसके पैर का जो ये गद्दा होता है ये बहुत मोटा होता है। क्यों? जिससे रेगिस्तान में चलते समय उसके पैर जले नहीं। तो ये अपने आप को वातावरण के अनुसार एडॉप्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। विद्युत बल्ब है, 20 सेकंड में 2000 जूल ऊर्जा का उपभोग कर रहा है, शक्ति ज्ञात करना है। शक्ति यानी पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। W क्या दिया है? W आपका 2000 दिया है और T आपका कितना दिया है? 20 दिया है। इसको जब आप काटेंगे 0 से 0 कट गया, 2 से 200 को काटेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। तो 100 वाट इसका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। वाट क्यों लगा? क्योंकि शक्ति का मात्रक हमेशा वाट होता है, शक्ति को हमेशा वाट में लिखा जाता है। अगर पूछ ले शक्ति का मात्रक क्या होता है तो वाट होता है। और इसके अलावा अगर विद्युत शक्ति का मात्रक हो तो विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, या इसी को वाट भी कहा जाता है, JULE जूल पर सेकंड, या इसी को क्या कहते हैं? वाट कहा जाता है। ठीक है, शक्ति या विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला, हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व में होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता क्लोरीन में होती है। किस में होती है? क्लोरीन में होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, क्या पूछा गया है? पूछा गया, एक व्यक्ति स्थान A से B तक एक समान चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति आवर्ष से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर्ष से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? यानी कि उसकी औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है पूरी यात्रा के दौरान आप निकालेंगे। दिया है, क्या दिया है? समान चाल कितना दिया है? 2 किलोमीटर, और 1 मिनट, इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल लेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 2.7
2.67 क्या आ जाएगा? 2.67 इसका सही जवाब आ जाएगा। अभी हम लोग थ्योरी क्लासेस भी करेंगे और आने वाले संभावित क्वेश्चन भी लेंगे, बस आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बार प्रीवियस ईयर फटाफट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हम सब कुछ कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान। आज इस टॉपिक को हम कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ, MCQ के साथ, प्रैक्टिस के साथ और थ्योरी के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था, क्या आया था? नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो नग्न बीज वाले पौधे जिनमें बीज पाया जाता है लेकिन उनके बीज पे कोई कवर नहीं होता है, उसे जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी कहा जाता है या अनावृत्ति बीजी कहा जाता है। अगला, उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से? तो खट्टे फलों से। अगला, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? हम सभी को पता है ओजोन परत जो है ये परावैंगनिक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपका ICT से है यानी सूचना तकनीकी से है। पूछा जा रहा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यह ALU और मेमोरी यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगला क्वेश्चन, अ मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। मेन पेज जो है वो होम पेज कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट वह बनावट जिसे हम हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके। अगला, ईमेल से जुड़ी हुई फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहते हैं? तो उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। अगला, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो एक डिजिटल कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में संग्रहित होता है, स्टोर होता है, और जो बाइनरी फॉर्म होता है वो 0 और 1 बस इसी रूप में लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चन देख लिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान यानी चैप्टर 1। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले तो हम जानेंगे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये NCERT का चैप्टर है और ये हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसमें हम जानेंगे जिज्ञासा विज्ञान की जननी के रूप में है, मतलब कि मनुष्य को सदैव प्राकृतिक रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रही है। आप सब भी किसी चीज़ को देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये क्यों है, कैसे है, कब हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग उन पर शोध करना शुरू कर दिए, उन घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिए और उससे नए नए खोज हुए। और उसी नए खोज को हम क्या कहते हैं? उसी नए खोज को हम जिस तरीके से खोजते हैं उसे ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान जो है इसमें परिकल्पनाओं को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि सबसे पहले किसी सूक्ष्म चीज का अवलोकन करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में हम परिकल्पना करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से जो विचार बनाना या फिर कल्पना करना ही परिकल्पना कहलाता है, ठीक। अब देखिए, आप सोचेंगे कि विज्ञान हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा विज्ञान के दैनिक जीवन हेतु देन विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी। जैसे कृषि के लिए हमें ट्रैक्टर दिया, उर्वरक दिया, कृषि यंत्र दिए, घर में हमें मिक्सर मशीन दिया, वॉशिंग मशीन दिया, कूलर दिया, फ्रिज दिया। ये सब विज्ञान की ही देन है। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ये जो है NCERT की बुक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। आपसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम उन्हें देखते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वैज्ञानिक विधि के चरण। वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, इनका क्रम क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए, NCERT बहुत अपने आप में एक ब्रॉड है अगर आप 6 to 12 तक पढ़ते हैं, लेकिन इसको समराइज़ करके कौन सी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी या कौन सी चीज़ों को हमें बस एक नज़र में देख के आगे बढ़ जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हुई चलूँगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा और कहीं कोई कमी हो तो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्टार मार्क। वैज्ञानिक विधि के चरण। वैज्ञानिक विधि के चरण क्या क्या हैं? तो वैज्ञानिक विधि के टोटल 11 चरण हैं। कितने चरण हैं? 11 चरण। कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है जिज्ञासा। सबसे पहले आपके मन में क्या होगी? जिज्ञासा आएगी। फिर आप उसके बारे में परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना करने के बाद उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे उसको, जाएंगे वहाँ पे जिस चीज़ के बारे में आपकी जिज्ञासा आ रही है उसका निरीक्षण करेंगे। फिर विश्लेषण, एक मिनट, सॉरी। सबसे पहले आपके मन में आएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा जब किसी चीज़ का आता है तो आपके मन में प्रश्न आता है, ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद आपके मन में परिकल्पना जन्म लेगी। क्या जन्म लेगी? परिकल्पना। जब परिकल्पना जन्म लेगी तो उसका परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद निरीक्षण। निरीक्षण के बाद अभिलेखन। अभिलेखन के बाद विश्लेषण। उसके बाद वर्गीकरण। उसके बाद पुनर्विचार। फिर निष्कर्ष निकालना। फिर नए प्रयोग। ये क्रम चलता है वैज्ञानिक विधि का। वैज्ञानिक विधि में टोटल कितने क्रम हैं? 11। कितने चरण हैं? 11। कौन कौन से? जिज्ञासा, प्रश्न करना, परिकल्पना करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, अभिलेखन, विश्लेषण, वर्गीकरण, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मैंने 2-3 बार आपको पढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। विज्ञान हमें किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? तो विज्ञान हमें बहुत सारे क्षेत्रों में योगदान दिया। जैसे भोजन के लिए आप सभी को ज्ञात होगा, पहले जो है मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था। अब धुआं रहित चूल्हा आ गया, गैस आ गया, विद्युत ओवन आ गया, इलेक्ट्रिक कुकर आ गया, प्रेशर कुकर आ गया, स्टेनलेस स्टील बर्तन आ गए। ये सारी चीज़ें। कृषि के क्षेत्रों में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आपको पता है पहले बैल, हल, इन सब चीज़ का यूज होता था, गोबर की खाद का यूज होता था। लेकिन अब ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, उर्वरक, यूरिया, फास्फेट, ये सब चीज़ें हमें मिलने लगा। यातायात में पहले लोग बैलगाड़ी, तांगा, ऊँट, घोड़ा, खच्चर गाड़ी, ये सब से चलते थे। अब स्कूटर, कार, बस, ये सब मिल गया। अब आप सोचेंगे ये सब क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में विज्ञान वाले चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए एक नज़र इसको भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र। पहले मनोरंजन का क्या क्या क्षेत्र होता था? नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य, ये सब होता था। लेकिन अभी वर्तमान में आपको ट्रांजिस्टर, टीवी, सिनेमा, सीडी, वीडियो गेम, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई। संचार के क्षेत्र में पहले संदेशवाहक होता था, डाक के द्वारा लोग संदेश भेजते थे, या फिर संदेशवाहक सूचना एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। अब आपके पास फ़ोन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर देंगे। पहले जो इलाज होता था कैसे होता था? चिकित्सा नाड़ी को देखकर होता था। नाड़ी को देखकर लोग अनुमान लगाते थे, जड़ी बूटी का वो यूज करते थे, झाड़ फूँक करते थे। लेकिन वर्तमान में विज्ञान की मदद से खून का जाँच होता है, मलमूत्र का जाँच होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, यहाँ तक कि पूरी बॉडी का जाँच भी हो जाता है। और अनेक प्रकार की दवाइयों का भी विकास हो गया। किसकी मदद से? साइंस के योगदान से। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या दिया? तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो था विद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्ययन कराया जाता था। वर्तमान में कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, तो अब ये सब शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आ गए। उसके बाद अंतरिक्ष की खोज में। अंतरिक्ष में हमारा देश बहुत पीछे था, लेकिन विज्ञान जैसे जैसे डेवलप किया, आपने देखा होगा चंद्रयान, मंगलयान, इन सब का सफल परीक्षण हमारे देश के द्वारा किया गया। अदर देश भी विज्ञान की मदद से, आपको पता है कि नासा ने वहाँ पे अपना एक घर ही बना के रख लिया है। तो ये सब किसकी मदद से संभव हो पाया? साइंस की मदद से, विज्ञान की मदद से, ठीक। उसके बाद जो अगला टॉपिक दिया है दैनिक जीवन में विज्ञान में, कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस किस चीज़ों में योगदान दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं बताती चलूँगी, आप कॉपी पेन लेके एक जगह नोट करते चलिएगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपना टॉपिक जो है नोट करते हुए चलेंगे, तो लास्ट में आपके साथ जब आपका एक मतलब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो अच्छा खासा पूरी एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आपके पास खुद इकट्ठा हो जाएगा, और आप उसको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रख लीजिएगा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और इसको कहीं कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। जैसे आप सभी को पता है जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए महर्षि चरक को जाना जाता है। अगर पूछा जाए जड़ी बूटियों की खोज किसने की, तो चरक ने की। वहीं आपसे पूछा जाए प्राचीन शल्य चिकित्सक कौन है, तो प्राचीन शल्य चिकित्सक के रूप में श्रुति को जाना जाता है। किसको? सुश्रुत को जाना जाता है, ठीक है। और धराचार्य जो है ये वर्ग समीकरण का हल यानी गणित के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्मदत्त को गणित के लिए जाना जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में अगर आप बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया, रामानुजम, मेघनाथ, होमी जहांगीर बाबा, इन सभी ने दिया। अब आपसे पूछेगा कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किस वर्ष किया, तो अब हम इसको देख लेते हैं किन किन वैज्ञानिक आविष्कारों को किसने किसने किया, ठीक।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। देखिए पूछा जाएगा अगर आपसे बैरोमीटर की खोज किसने की, तो बैरोमीटर की खोज ई टारसेली जो इटली के रहने वाले हैं 1644 में किए थे। किसने किया था? ई टारसेली, इटली के रहने वाले 1644 में बैरोमीटर की खोज। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है? दाब। विद्युत बैटरी की खोज अलेसांड्रो वाल्टा, इटली के रहने वाले हैं, 1800 में किया। बाइसिकल के मैकमिलन ने किया। बाइसिकल यानी जिसे आप साइकिल कहते हैं, इसकी खोज के मैकमिलन ने स्कॉटलैंड के 1839 में किया। कंप्यूटर की खोज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर की खोज ब्रिटेन के साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज ने कब किया? 1834 में किया। कताई मशीन वही मशीन जिससे धागा काता जाता था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने, ब्रिटेन के हैं, 1779 में। घड़ी जिसे आप अपने घरों में लगाते हैं, उसकी खोज किसने की? तो चीन के रहने वाले साइंटिस्ट आई सिंग व लियांग सैन ने 1725 में। यहाँ पे आपको स्टार मार्क करना है कंप्यूटर पे। घड़ी जो पेंडुलम वाली होती है, जो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे, इसकी खोज किसने की? तो क्रिश्चियन हुइगेंस जो नीदरलैंड के निवासी हैं, 1656 में। डायनमो, इसको स्टार मार्क करिएगा, डायनमो से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायनमो की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, 1831 में किया। किसने? माइकल फैराडे ने। फाउंटेन पेन, इससे भी स्टार मार्क करिएगा, फाउंटेन पेन की खोज करता है लेविस हैं, यूएस के रहने वाले हैं, और 1884 में इन्होंने फाउंटेन पेन को खोजा था। आगे देखते हैं ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। कब किया? 1878 में किया। कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के। ट्रैक्टर की खोज किसने की? रॉबर्ट फर्मिच। ये सारी चीज़ें आपके विज्ञान के चैप्टर में दी हुई हैं, ठीक है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस में एनसीईआरटी दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी और दैनिक जीवन में विज्ञान अगर ये टॉपिक दिया हो, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर स्टील की खोज किसने की? तो हेनरी बेसेमर ने, जो ब्रिटेन के हैं। टेलीफोन, इसे स्टार मार्क करिएगा, ग्राहम बेल ने खोजा, यूएसए के रहने वाले हैं, 1776 में। टेलीविज़न, जेएल बेयर्ड ने, इसे भी स्टार मार्क करिएगा, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, 1926। ट्रांजिस्टर, स्टार्क, जॉन बार्डिन, विलियम साल्के और वाल्टन बर्टन ने, यूएस के, 1948 में। टाइपराइटर, पेलेग्रीन टेरी, इटली के रहने वाले हैं। थर्मामीटर की खोज किसने की? थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, और जो जर्मनी के रहने वाले, इन्होंने थर्मामीटर की खोज की। ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। विद्युत पंखा यानी कि जो इलेक्ट्रिक फैन हमारे घरों में चलता है, व्हीलर ने खोजा। और हेलीकॉप्टर ER ममफोर्ड ने खोजा, जो मानव चलित था। उसके बाद पेंसिलिन की खोज बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा है। और लेज़र का खोज थियोडोर मैमन ने, ये भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट क्या होता है? वो कंटेंट जो किसी न किसी एग्जाम में पहले से पूछा गया हो, किसी वनडे एग्जाम में, किसी टीचिंग एग्जाम में। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी दे रहा है और एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपको सीधे चैप्टर दे दिया दैनिक जीवन में विज्ञान, तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोच सकते, ये नहीं कह सकते कि ये पहले किसी एग्जाम में नहीं आया था। जैसे अगर आपको अभी तक किसी भी एग्जाम में कताई मशीन की खोज करने वाले का नाम नहीं पूछा, मान लो इस बार सुपर टेट में पूछ लिया, तो अगले एग्जाम की जब कोई तैयारी कराएगा या कोई करेगा, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मार्क स्टार हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। जैसा कि हाल फिलहाल आपने यूपी टेट, सी टेट और इसके अलावा TGT PGT का पेपर देखा, प्रीवियस ईयर से बिल्कुल भिन्न पैटर्न इस बार देखने को मिला। तो आप प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होकर बिल्कुल मत चलिए, अपनी हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़िए और नोट्स बनाइए और उसको अपने पास रखिए और उसका स्टडी करते हुए चलिए, ठीक है, उसका रिवीजन करते चलिए। कैसे कैसे आपको अपनी तैयारी करना है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, पहले कैसे सिलेबस लिखेंगे, कैसे उसका टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज़ मैंने आपको अपने इसी चैनल पर समझाया हुआ है। आप जाइए, सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, वीडियो जब आप डालेंगे बाई अनामिका सिंह, आपको एक अच्छा खासा वीडियो मिलकर आ जाएगा, उसको आप खोलिएगा, देखिएगा, वहाँ सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नाम और उसके सब टॉपिक भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको टाइम टेबल में किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी मैनेज करके दी हुई हैं, ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका दैनिक जीवन में विज्ञान है, इसके क्वेश्चन लेंगे, तो इसके क्वेश्चन और आंसर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा खासा हमारे पास क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना है, ठीक है। तो आप पेशेंस के साथ हमारे वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।